नमस्कार। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर विद्युत विभव एवं स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के वीडियो लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। पोटेंशियल से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें रह गई हैं, उनको हमें पढ़ना है। पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो विभव को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में आप जानें। पहला फैक्टर है चालक का आकार, साइज ऑफ कंडक्टर। आपके सामने दो चालक बनाए गए हैं, एक छोटा चालक है, एक बड़ा चालक है। इसको भी मैंने 3 पॉजिटिव दिए हैं, इसको भी 3 पॉजिटिव दिए हैं। पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा दूरी तक फैला हुआ है? पॉजिटिव चार्ज के बीच में यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस जितनी कम होती है उतना ज्यादा रिपल्सन चार्जेस में होता है। समान चार्जेस में, समान आवेशों में उतना ही ज्यादा प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण टेंशन क्रिएट करता है, तनाव बढ़ाता है, और इसी टेंशन को हम पोटेंशियल कह रहे हैं। अगर चार्ज पास पास है तो फिर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो टेंशन ज्यादा क्रिएट होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच की दूरी ज्यादा है, तो वहां स्ट्रेस कम होगा, वहां टेंशन कम होगा, दूसरे शब्दों में वहां पोटेंशियल कम होगा। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर समान है, 3 चार्ज यहाँ है, 3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो चालक का साइज आप बढ़ाएंगे तो टेंशन रिलीज होगी, चालक का आकार बढ़ाएंगे तो तनाव घटेगा, तनाव घटेगा मतलब विभव कम हो जाएगा। चालक का आकार विभव को इनवर्सली इफेक्टेड करता है, विपरीत प्रभाव डालता है। अन्य चालक की उपस्थिति, यदि चालक के पास कोई दूसरा चालक रखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, तो वो पॉजिटिव चार्ज उस चालक पर भी जा सकता है जो पास में रखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज अगर दूसरे चालक पर ट्रांसफर हो जाएगा थोड़ी बहुत मात्रा में, तो पॉजिटिव के बीच का डिस्टेंस, धन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, टेंशन फिर रिलीज हो जाएगा। टेंशन रिलीज हो जाएगा तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, विभव कम हो जाएगा, क्योंकि तनाव ही विभव है। तनाव कम होगा तो विभव भी कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, अन्य माध्यम की उपस्थिति। सबसे पोटेंशियल कम हो रहा है, देखेंगे अन्य माध्यम की उपस्थिति। यदि कंडक्टिंग स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण बल हवा और निर्वात में सबसे कम होता है, इट इज लेसर इन एयर और वैक्यूम। हवा और निर्वात के अलावा यदि दूसरे कोई माध्यम होते हैं, अदर मीडियम होते हैं, तो यही रिपल्सन फोर्स कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। रिपल्सन फोर्स कम होने का अर्थ क्या है? तनाव कम हो जाना। तनाव कम हो जाना, टेंशन मीन्स पोटेंशियल, विभव का भी कम हो जाना। तो तीनों फैक्टर पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, पोटेंशियल को कम करते हैं। चौथा फैक्टर है आवेश की मात्रा, अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर आवेश को आप बढ़ाएंगे, यहां अभी 1 2 3 4 5 6 7 चार्जेस हैं, तो 7 चार्जेस के बीच में डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है। अगर अमाउंट बढ़ा दी गई तो 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस घट गया, दूरी घट गई तो प्रतिकर्षण बढ़ा, रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो गया, रिपल्सन फोर्स ज्यादा तो टेंशन ज्यादा, टेंशन ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा। एक छोटा सा क्वेश्चन, वोल्ट और स्टैटिक वोल्ट में रिलेशन भी आपको आता है, संबंध बताने को कहा जाता है। वोल्ट चार्ज की एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वोल्ट है, और सीजीएस यूनिट स्टैटिक वोल्ट है, स्थैतिक वोल्ट। वोल्ट के बारे में आप जानते हैं, 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, और एक स्टैटिक वोल्ट इक्वल टू होता है 1 अर्ग अपॉन 1 स्टैटिक कूलाम। अगर हम यहां सीजीएस यूनिट पे आते हैं तो वर्क की भी हमें सीजीएस यूनिट लिखनी पड़ेगी, अर्ग, और कूलाम की भी सीजीएस यूनिट लिखनी पड़ेगी, स्टैटिक कूलाम। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल, 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग अपॉन 1 कूलाम 3
इंटू 10⁹ स्टैटिक कूलाम के बराबर है। और यहां से आप देख पा रहे होंगे अर्ग अपॉन स्टैटिक कूलाम स्टैटिक वोल्ट होता है, इसकी जगह हम स्टैटिक वोल्ट को रख सकते हैं। 1 वोल्ट इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 10⁷ से 10⁹ 10⁻², 100 300, 1 अपॉन 300 स्टैटिक वोल्ट या स्टैटिक वोल्ट। अगर आपको कहा जाए स्टैटिक वोल्ट इक्वल टू कितने वोल्ट, तो 1 स्टैटिक वोल्ट इक्वल टू 300 का है मल्टीप्लाई करोगे 300 वोल्ट। बता सकते हैं वोल्ट बड़ा कि स्टैटिक वोल्ट बड़ा? स्टैटिक वोल्ट इज बिगर यूनिट ऑफ पोटेंशियल। विभव की ये ज्यादा बड़ी इकाई है क्योंकि एक स्टैटिक वोल्ट 300 वोल्ट के बराबर होता है। ये रिलेशन भी कभी कभी पूछा जाता है। अब हम बढ़ रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन की तरफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजक की तरफ। हमने पॉइंट चार्ज लिया हुआ है प्लस क्यू, और ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स पॉइंट चार्ज है। इस चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है B, इनफाइनाइट पर एक चार्ज रखा हुआ है Q0, ये टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है। टेस्ट चार्ज Q0 को मुझे इनफाइनाइट से इस B पॉइंट पर लाना है जिसकी डिस्टेंस सोर्स चार्ज स्रोत आवेश से स्मॉल r है। क्या तरीका मेरे पास हो सकता है? Q0 को, ये भी पॉजिटिव ही है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं यहां लाना चाहता हूं तो इसके रिपल्सन का मुझे, इसके प्रतिकर्षण का मुझे सामना करना पड़ेगा और इस प्रतिकर्षण के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। बाहर से मैं काम करूंगा, मैं मतलब बाहरी एजेंसी इस पर वर्क करेगी और इस Q0 को इस प्लस Q की तरफ लाएगी। हमें ध्यान रखना है क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और दोनों ही वर्क डन है, किए गए कार्य हैं। बाहरी एजेंसी मान में Q0 चार्ज को यहां ला रहा हूं, क्या मुझे नहीं करने देना है, स्पीड को चेंज नहीं होने देना है। स्पीड अगर चेंज हो गई तो ये एनर्जी बीच में खो देगा चार्ज विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। तो जो वर्क मैं कर रहा हूं पूरा का पूरा इसको एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में नहीं मिलेगा। अगर स्पीड को घटने बढ़ने नहीं देना है तो फिर फोर्स को लगातार हमें चेंज करना है। आप जैसे जैसे Q0 को लेके प्लस Q के पास आते जाएंगे, ये प्लस Q उतना ही ज्यादा प्रतिकर्षण बल, उतना ही ज्यादा रिपल्सन फोर्स लगाएगा और उस फोर्स के अगेंस्ट हमें भी ज्यादा फोर्स लगाते चलना है। पॉइंट टू पॉइंट जब हम प्लस Q की तरफ बढ़ेंगे, फोर्स ज्यादा 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 लगातार अधिक करते जाना है। एक भी पॉइंट पर फोर्स कैसा है? फोर्स हमारा वेरिएबल है, फोर्स स्थिर नहीं है, बल स्थिर नहीं है। अगर हम वर्क डन निकालना चाहते हैं इस Q0 चार्ज को इस B पॉइंट तक लाने के लिए, तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। W इक्वल टू F(S cos थीटा) का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब फोर्स कांस्टेंट हो और यहाँ फोर्स चेंज हो रहा है। तो हमारे पास क्या तरीका है? हम यहां तक लाना चाहते हैं, हमारे पास एक तरीका है समाकलन का। हम बहुत छोटा सा काम निकालेंगे, बहुत छोटा सा dW कैलकुलेट करेंगे स्मॉल वर्क, और स्मॉल वर्क कैलकुलेट करते हुए हम ये मान लेंगे कि फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है। हम इस B पॉइंट और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। इस छोटे से एरिया को मैं बोलूंगा dx। बहुत बड़ा दिख रहा है ये एरिया आपको, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं ये एरिया बहुत ही छोटा है dx। ये इतना छोटा है, इसमें मैंने अभी 4 पॉइंट बनाए हैं, लेकिन ये पॉइंट एक ही जगह है, इतना छोटा है ये। हर एक पॉइंट की डिस्टेंस इस Q से, इस चार्ज से x है, यहां तक की डिस्टेंस x है। इस पूरे dx पार्ट की डिस्टेंस को मैं क्या मानूंगा? x मानूंगा। और मैं ये कल्पना कर रहा हूं, ये इमेजिन कर रहा हूं, इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है, फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। हम मान रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है, तो बहुत ही छोटे, अनंत छोटे, इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट के लिए, स्मॉल डिस्टेंस के लिए हमने ये माना फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है। dW इक्वल टू F। ये फोर्स कौन से फोर्स की बात कर रहा हूं? जो मैं लगा,
मैं बाहर से लगा रहा हूं, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूं एफ एक्सटर्नल। बाहरी एजेंसी की सहायता से ये फोर्स लगाया जा रहा है, एफ एक्सटर्नल इंटू डीएक्स। मेरा डिस्प्लेसमेंट अब एस नहीं है, छोटा सा है, डीएक्स है, कॉस थीटा। बाहरी एजेंसी फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में, प्लस क्यू की तरफ। प्लस क्यू जीरो, चार्ज चल भी कहां रहा है, प्लस क्यू की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन बाहरी फोर्स की, एक्सटर्नल फोर्स की, और प्लस क्यू जीरो टेस्ट चार्ज की, दोनों की ही डायरेक्शन सेम है। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डीएक्स cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। ये स्मॉल वर्क डन है एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा। एफ एक्सटर्नल कभी भी कंजर्वेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत सारी घटनाएं इसको अफेक्टेड करती है। इसको हमें ले जाना है इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल फोर्स की टर्म। इस एक्सटर्नल फोर्स को हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स की टर्म में ले जाना है, बाहरी बल को विद्युत बल की टर्म में ले जाना है। और विद्युत बल हमने निकाला था, दो फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पढ़े थे, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, और यहां Q सोर्स चार्ज था, सोर्स चार्ज था। दूसरा हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल टू फोर्स अपॉन Q0, और यहां Q0 क्या था, टेस्ट चार्ज था। तो टेस्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अलग था, सोर्स चार्ज के लिए अलग था। हमें फोर्स, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ये जो बल है वो विद्युतीय बल है। एफ इलेक्ट्रिकल अगर हमें निकालना है तो एफ इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रिकल इक्वल टू Q0 इंटू ई। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अब आप ये बताइए, एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रिकल, बाह्य बल और विद्युत बल, क्या ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है? बाह्य बल हम कहां लगा रहे हैं, इस तरफ, Q0 को प्लस Q की तरफ ले जा रहे हैं। ये प्लस Q क्या करना चाह रहा है, सोर्स चार्ज, ये प्लस Q इस Q0 को इस तरफ फेंकना चाह रहा है, धकेलना चाह रहा है, इस तरफ प्रतिकर्षित करना चाह रहा है। इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल फोर्स, विद्युतीय बल काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, बाहरी एजेंसी यानी हम काम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। और यह ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल एजेंसी, बाहरी बल और इलेक्ट्रिकल बल दोनों अपोजिट होते हैं। बाह्य बल और इलेक्ट्रिकल विद्युतीय बल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस एफ इलेक्ट्रिकल। बाह्य बल विपरीत होता है विद्युतीय बल के, विद्युतीय बल Q0 इंटू ई है, तो एफ एक्सटर्नल यहां हो जाएगा माइनस, माइनस साइन तो अपोजिट के लिए आ रहा है, Q0 इंटू ई। इस एफ एक्सटर्नल को हम इसके बराबर रख सकते हैं यदि हम विद्युतीय बल में बाहरी बल को चेंज करना चाहते हैं। तो अगर हम ये वैल्यू रख देंगे तो डी डब्ल्यू स्मॉल ब्रैकेट इक्वल टू आएगा माइनस Q0 इंटू ई इंटू dx, और ये इक्वेशन हो जाएगा 2। ये दूसरा इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। क्या हम E की वैल्यू पुट कर सकते हैं, dx इस डिस्प्लेसमेंट, और इस पूरे dx की डिस्टेंस कितनी है, इस पूरे dx की डिस्टेंस इस सोर्स चार्ज से x है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला। सोर्स चार्ज के साथ ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है, डी डब्ल्यू स्मॉल ब्रैकेट इक्वल टू माइनस Q0, E का फॉर्मूला यूज करता हूं मैं 1/4πε0 इंटू Q। ये सोर्स चार्ज है, स्रोत आवेश है, ये टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, Q अपॉन R स्क्वायर इंटू dx। ये dx है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो dx डिस्टेंस पर स्मॉल ब्रैकेट है, हम कहां से कहां तक आना चाहते हैं, इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक। एक बार हमारी डिस्टेंस सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट है Q0 की, फाइनल डिस्टेंस Q0 की सोर्स चार्ज से कितनी है, स्मॉल r है। हम यहां आना चाहते हैं, मतलब हमारी लोअर लिमिट तो है इनफाइनाइट, अपर लिमिट है r।
ये डिस्टेंस पहले, ये डिस्टेंस बाद में, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और इसका हम क्या कर दें, इंटीग्रल कर दें इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक, जहां तक हमें आना है। यहां आर डिस्टेंस तक आना है तो हमने आर डिस्टेंस को अपर लिमिट के रूप में ले लिया। ये वर्क डन टोटल सारे ये dx अनंत भागों में यहां तक तोड़ लो, इस वाले एरिया को बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लो। एक टुकड़े के लिए हमने वर्क डन निकाला, ये सारे टुकड़ों को मिला के हम वर्क डन निकालेंगे तो dw इक्वल टू इनफाइनाइट टू r, इस लिमिट में इसका समाकलन कर देते हैं। dw इसका इंटीग्रल w आता है, सारे ये हम जानते हैं dx इक्वल टू क्या होता है x, तो dw इक्वल टू w हो जाएगा। यहां देखें कौन कौन सी चीजें ऐसी जो बदल नहीं रही है। q बदलेगा नहीं बदलेगा, q0 नहीं बदलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नहीं बदलेगा, r बदलेगा, tx बदलेगा। सॉरी यहां हम r नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे x स्क्वायर, क्योंकि ये r तो r के लिए था। अगर x डिस्टेंस है, डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर, और डिस्टेंस अगर x है तो यहां भी हमें क्या लिखना पड़ेगा x स्क्वायर। तो हमने यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इस dx पार्ट डिस्टेंस क्या मानी है, x मानी है। इसको x स्क्वायर, x बदलेगा, दूसरा dx चुनेंगे तो x बदल जाएगा, फिर dx चुनेंगे, इधर dx चुनेंगे तो x बदल जाएगा। x तो बदल रहा है, तो जो बदलने वाली क्वांटिटी है वो हम समाकलन के साथ रखते हैं इनफाइनाइट टू r, बदलने वाली क्वांटिटी है 1/x स्क्वायर इंटू dx, ना बदलने वाली क्वांटिटी है माइनस q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया है। हम आगे अब इसको सॉल्व करेंगे। समाकलन में हमें पता रहता है अगर हम x की पावर n का समाकलन करना चाहते हैं तो ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस टर्म में हम इसको बदल लेते हैं। यहां देखिए वर्क डन इक्वल टू माइनस q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट r, x स्क्वायर उस तरफ ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस 2 इंटू dx। अब ये n की जगह माइनस 2 पावर हो गया, तो हम यहां से इसको सॉल्व करेंगे। वर्क डन इक्वल टू माइनस q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, समाकलन को हटा के इस तरह से तोड़ेंगे। x n है या माइनस 2, तो x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन जो पावर होती है वही नीचे रखी जाती है, तो पावर है माइनस 2 प्लस 1, इसको हमने यहां रख लिया और यहां से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। वर्क डन इक्वल टू माइनस q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां x की पावर माइनस 1, यहां भी माइनस 1 बचा, सॉल्व करेंगे। ये माइनस और माइनस, इस माइनस 1 का गुणा यहां माइनस में कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, तो q इंटू q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की पावर माइनस 1 है, अगर x को नीचे उतार देंगे, यहां लिमिट लगा लेंगे, इनफाइनाइट लोअर लिमिट है, r अपर लिमिट है, तो 1 अपॉन x इनफाइनाइट लोअर लिमिट, r अपर लिमिट। इसको जब सॉल्व करते हैं तो वर्क डन इक्वल टू q इंटू q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो क्वांटिटी है x डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की जगह एक बार ये r आएगी अपर लिमिट, फिर माइनस 1 अपॉन, इसी डिस्टेंस के स्थान पर एक बार लोअर लिमिट आएगी। लोअर लिमिट हमारी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, तो इस टर्म को हम गायब कर सकते हैं। तो हमारा वर्क डन आया W इक्वल टू Q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन R। ये वर्क डन है। वर्क डन कौन सा वर्क डन है, कौन सा काम है, Q0 टेस्ट चार्ज को जब हम R डिस्टेंस पर B पॉइंट पर लाए हैं, और हमने बताया था जब टेस्ट चार्ज को हम इंक्लूड करते हैं तो यही वर्क डन किसके बराबर हो जाता है, यही वर्क डन हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। बी पॉइंट पर अगर आप Q0 चार्ज को ले आएंगे
तो Q0 में जो स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी वो होगी इस वर्क डन के बराबर, इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा और लिख देते हैं, 1/4πε0 इंटू Q, व्यवस्थित कर दिया बस, Q0/R। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का एक्सप्रेशन है। अगर कहें आपको वो पोटेंशियल आप यहां से निकाल के बताइए, तो पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। आपको पता है पोटेंशियल भी कैसे निकालते हैं, एनर्जी से विभव भी। अगर ये वर्क डन है यूबी, इस वर्क डन में आप टेस्ट चार्ज का भाग दे देते हैं, वर्क डन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, किया गया कार्य अपॉन परीक्षण आवेश का मान, इससे आप पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो इस वर्क डन में अगर Q0 का भाग लगा देंगे तो यहां आएगा पोटेंशियल V, पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से, पोटेंशियल V इक्वल टू, ये लिखे हैं 1/4πε0 इंटू सोर्स चार्ज इंटू टेस्ट चार्ज अपॉन R। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में दोनों शामिल होते हैं, लेकिन अगर हम Q0 से डिवाइड कर दें तो टेस्ट चार्ज यहां से हट जाता है जो हमें पोटेंशियल के लिए चाहिए। तो पोटेंशियल V इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपका एक्सप्रेशन नंबर, अगला इक्वेशन जो भी आपका 2-3 आ रहा हो, ये विभव के लिए पोटेंशियल की एक्सप्रेशन है पॉइंट चार्ज के कारण। यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है वो कौन से आवेश वितरण के कारण है, कौन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण है, पॉइंट चार्ज के कारण। तो बिंदु आवेश के कारण अगर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर आपको विभव की गणना करना है, इफ यू हैव टू कैलकुलेट electric potential at any point inside the electric field of point charge plus q at distance r, then you will use this equation, v equal to 1/4πε0 into Q/R। दूरी बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है, दूरी बढ़ने के साथ साथ। अब आप 2 पॉइंट अगर मैं आपको दे दूं, एक पॉइंट में यहां ए दे, तो बी पर पोटेंशियल ज्यादा कि ए, देखेंगे आप डिस्टेंस बी की ज्यादा है, डिस्टेंस ए की कम है। ये संबंध दिखा रहा है कि आर ज्यादा होगा तो बी कम होगा, इसका मतलब ए पॉइंट पर बी ज्यादा होगा और बी पॉइंट पर भी कम होगा। आर अगर इनफाइनाइट हो गई, इस सोर्स चार्ज से एकांक धनावेश की दूरी अनंत हो गई, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की दूरी अनंत हो गई, तो फिर यहां इनफाइनाइट नीचे आएगा तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अनंत पर पोटेंशियल को इसलिए क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो ये पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव होता तो ये पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव सोर्स चार्ज था तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आप ले लोगे, इसी कैलकुलेशन से सॉल्व करके देखना, यहाँ नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, ये माइनस क्यू, इस Q0 को या एकांक धनावेश को, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात है तो Q0 को, पोटेंशियल विभव की बात है अकेला तो एकांक, इस Q0 की जगह क्या रख देंगे, एकांक धनावेश, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा, जितने पास आएगा उतने तेजी से खींचेगा, लेकिन जैसे जैसे ये पास आएगा हम इसको पीछे की तरफ खींचेंगे एक्सटर्नल एजेंसी बनके, ताकि इसकी स्पीड ना बढ़ पाए। तो ये फोर्स तो हमेशा अपोजिट रहेंगे, विद्युतीय बल और बाहरी बल। अगर विद्युतीय बल इस डायरेक्शन में लग रहा है तो जो बाहरी बल है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, तभी स्पीड नहीं बढ़ेगी। विद्युतीय बल अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो बाहरी बल इस डायरेक्शन में लग रहा है। वह एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स, विद्युत बल और बाह्य बल, ये दोनों आपस में अपोजिट ही रहते हैं। यदि माइनस क्यू इस तरह से खींचता, हम एक्सटर्नल फोर्स बन के इस तरह से खींचते, तो दोनों के बीच जो थीटा होता अपोजिट डायरेक्शन हो जाती, दोनों के बीच जो थीटा होता एफ एक्सटर्नल इंटू dx, ये कॉस आता 180 डिग्री, अपोजिट आता। माइनस क्यू इस तरफ खींचता इस चार्ज को, एक्सटर्नल एजेंसी इस तरफ खींचती, स्पीड न बढ़े, तो कॉस 180 आता, और डी डब्ल्यू स्मॉल ब्रैकेट यहां माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू dx होता। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। अब एफ एक्सटर्नल हमेशा अपोजिट होता है एफ इलेक्ट्रिकल की, विद्युतीय बल के तो ये हमेशा बाहरी बल अपोजिट ही होता, और ये आता
माइनस Q0 इंटू ई। इसको जब हम यहां रखते तो dw स्मॉल ब्रैकेट इक्वल टू होता माइनस Q0 ई इंटू dx, और ये टर्म वहां पॉजिटिव हो जाती। जब ये पॉजिटिव हो जाती तो -1 जो नीचे डिनोमिनेटर में हमने यहां गुणा किया, -1 का यहां माइनस, प्लस करने के लिए अगर ये प्लस होती तो इस माइनस से गुणा के साथ में क्या हो जाता, माइनस। तो पोटेंशियल भी कैसा निकल के आता, माइनस। तो ध्यान रखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, विभव का मान। अगर सोर्स चार्ज स्रोत आवेश ऋणात्मक है तो विभव का मान भी ऋणात्मक होता है। कभी कभी बुक्स में ऐसा भी करते हैं, सीधा का सीधा जो स्मॉल ब्रैकेट है वो कहां से निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क से। जैसे dw स्मॉल ब्रैकेट यहां निकालेंगे हम इस dx पॉइंट पर, तो लिखेंगे f इंटू dx। ये f हम इलेक्ट्रिकल ही लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कहां लग रहा है, ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू को ऐसे लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिकल वर्क लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है ऐसे। चार्ज को हम कैसे ले जा रहे हैं, ऐसे। Q0 तो ऐसे जाता है, विद्युत बल लग रहा है ऐसे। तो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट और इसका जो डायरेक्शन होती है ऑपोजिट होती है, और cos 180 यहां आता है, तो यहां से सीधा dw बराबर माइनस f, यहां इलेक्ट्रिकल ही लिखना चाहिए, विद्युतीय बल ही लिखना चाहिए, एक्सटर्नल नहीं, और इंटू dx। ऐसे फिर हम इंटीग्रल कर लेते हैं। f इलेक्ट्रिकल की वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू f इलेक्ट्रिकल की वैल्यू तो क्या होती है, Q0 इंटू ई। फिर एक्सटर्नल और इसका चक्कर रहता ही नहीं है। f इलेक्ट्रिकल की सीधी वैल्यू, f इलेक्ट्रिकल का सीधा Q0 इंटू ई मान आप रखते हैं, और ये माइनस Q0 ई इंटू dx हो जाएगा। समाकलन प्रोसेस फिर वैसी की वैसी चलती है। लेकिन अगर सही अर्थों में हम देखें तो काम डेफिनेशन जिस तरह से हम याद करते हैं बाहरी एजेंसी से ही कराते हैं। बाहरी एजेंसी से काम कराते हैं, f एक्सटर्नल पे लेते हैं, फिर f एक्सटर्नल और f इलेक्ट्रिकल को अपोजिट करके इस तरह का डेरिवेशन हम करें तो ज्यादा उचित होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी बुक्स में दिया हुआ होता है। एक्सटर्नल वर्क हम लेते ही, एक्सटर्नल फोर्स हम लेते ही नहीं। एक्सटर्नल फोर्स के स्थान पर जब विद्युतीय बल का प्रयोग करते हैं तो इस तरह से भी आ सकता है। f इलेक्ट्रिकल ये Q0 इंटू ई के बराबर होता है, तो स्मॉल ब्रैकेट इक्वल टू हो जाता है माइनस Q0 ई इंटू dx। फिर हम इसको इसी प्रोसेस से समाकलन कर लेते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हमने पोटेंशियल निकाला, उस पोटेंशियल उस पॉइंट तक जिस चार्ज को हम लाए उस चार्ज में स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली। स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा और स्थिर विद्युत विभव दोनों की गणना आज हमने की। थैंक यू वेरी मच।